हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल डाला था क्लास 10th का, मैंने क्लास इन सारा सिलेबस बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। सॉरी। और कितने चैप्टर हैं, कितने दिन क्या पढ़ाऊंगी क्या नहीं, मैंने सब बताया था। आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। मैथ जो है क्लास 10th यूपी बोर्ड का। हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। इसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि हमें पता हो कि कैसे शुरुआत करनी है चैप्टर का। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है इसको मैं अभी थोड़ी देर रोक के रखूंगी, इसको बाद में बताऊंगी। इससे पहले मुझे कुछ चीजें बतानी है जो जरूरी है। और ये और वो पहले अब क्लास में, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, जैसे 6, 7th, 8th, 9th सब में पढ़ा होगा। फिर भी मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं? जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाती हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये इसलिए बता रही हूं कि आपका जो पीछे आपको नहीं भी पता है वो बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो किसे बोलते हैं? जब ये जो प्राकृतिक संख्या है, आप देख रहे हैं ना, 1 से लेके स्टार्ट हुआ है, अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। जब इसमें हम जीरो, दिख रहा है ना आपको साफ, जीरो ऐड कर देते हैं। प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है, क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? थर्ड होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। इसमें जब पूर्ण संख्या में, देखिए ये जितनी भी संख्याएं, ये प्लस है कि नहीं है? देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारी संख्याएं क्या है? प्लस में है। ये कहां तक है? इनफाइनाइट तक। जब पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याएं जुड़ जाती हैं, निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और ये भी कहां तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। देखिए, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या, क्लास 7 में पढ़ा होगा पूर्ण संख्या, क्लास 8 में पढ़ा होगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, बस मैं मोटा मोटा ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई पूछे या कहीं आए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आपको पता हो 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर कोई पूछे पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो जीरो, जब प्राकृतिक संख्या में, ये जो हमारा प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, इसमें जब जीरो ऐड कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। और जब इसी पूर्ण संख्या, जो कि किसमें है? प्लस में है। किसमें है? प्लस में है। इन सारे प्लस में और जीरो को लेके जब निगेटिव संख्याएं भी, यानी नकारात्मक, ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें ऐड हो जाती है तो उसको पूर्णांक बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया? आ गया होगा। ठीक है, आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ये जो लिखा है इसको पढ़ना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मेन है ही, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। उसमें एक
एक हेडिंग होगा वास्तविक संख्या। क्लास 10th की बुक जब आप खोलेंगे देखेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अच्छा, एक चीज आप ध्यान देंगे, मैंने बोला था कि इसमें जो संख्या पत्ती है इसमें दो अपरिमेय भी पढ़ना है, अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं को पढ़ना है। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको याद होगा। जब भी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा नंबर लाइन है, आप सभी ने बनाया ही होगा। बीच में 0 होता है, इस साइड प्लस का साइन होता है, इस साइड माइनस का साइन होता है। वो कह रहा है कि वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे इस लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है, चाहे प्लस में संख्या हो चाहे माइनस में हो, सबको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर चाहे वो फ्रैक्शन यानी कि या भिन्न में हो तो भी, भिन्न में पॉजिटिव में हो या निगेटिव में, तो भी हम किस पे ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। इतना तो आपको पता होगा। दूसरी बात कि वास्तविक संख्या होती क्या है, तो जितनी परिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के बारे में मैंने बताया कि जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब मैंने कहा परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी जितनी भी नंबर है जिनको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आपके साथ दिमाग में एक क्वेश्चन है, परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को शायद ना पता हो, तो मैं बता दूं। परिमेय संख्या आपको पता होगा, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। बस इसमें एक कंडीशन होता है कि Q इक्वल टू नॉट 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये Q देख रहे हैं ना आप, ये हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 होगा तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, P 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि P 1 मान लिया और यहाँ पे Q 2 मान लिया, तो 1/2 हुआ, P/Q के फॉर्म में हुआ, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या। ये भी प्लस माइनस दोनों में हो सकती है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में हो सकती है। मैंने कहा कि P 0 हो सकता है, तो 0 के नीचे अपने आप देखिए, आप जब फ्रैक्शन की क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे जब दिया होता है, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इसको इक्वल टू करने के 1 के नीचे 1 मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं, ऐसे अपनी तरफ से मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेके इक्वल टू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर अगर नीचे ऊपर 1 है, ठीक है, तो हम नीचे अपने आप 1 मान लेते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में हुआ कि नहीं। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि ये 1 है, अगर P इक्वल टू 1 है तो भी हम 1/1 लिख सकते हैं। तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, P/Q के फॉर्म में। ठीक है,
लेकिन अगर हमारा ये 0 हो जाए, नीचे वाला 0 रहे, तो ऊपर वाला कुछ भी दे दे, तो क्या ये P बटे Q के फॉर्म में प्रेजेंट होगा? क्योंकि 0 का जब भी करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। आया समझ में? 0 क्या जो भी ये बोले, ठीक है। तो इसको हम जब नीचे, याद बस आपको इतना देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कि जब नीचे 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी वो किसको फॉलो नहीं कर रहा है? P बटे Q के फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। ये होता है परिमेय संख्या। एक और डाउट्स होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जितनी भी अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या, सारे के सारे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि पाई, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अभाज्य संख्या कौन हुए? 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। इनका जो वर्गमूल है, ये सारे सारे क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे वास्तविक संख्या का। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर साफ नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया? अब आपको पता चला कि वास्तविक संख्या क्या होता है। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ। जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, माइनस में भी होता है, वो पॉजिटिव में भी होता है, ठीक है। अब ये है कि वास्तविक संख्या कौन होती है? तो सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक है। परिमेय और अपरिमेय दोनों ही क्या है? वास्तविक संख्या है। इतना आपको तो क्लियर हो गया होगा ना? हो जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी, डस्टर भूल गई हूं। अब हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप ध्यान देंगे अगर इतना आपको समझ में आ गया हो तो। आप देख रहे होंगे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है और उसमें एक हेडिंग लिखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि इस लाइन को आपको ध्यान में रख के ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इसमें बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्याओं को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। अद्वितीय का मतलब ये होता है। सबसे पहले तो इसको समझाने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगी कि भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को शायद ना पता हो। ज्यादा इसमें नहीं, बस एक लाइन में आपको ये जानना है कि जिन संख्याओं का गुणनखंड दो से ज्यादा यानी कि टोटल कितना हुआ? कम से कम 3 हो। कितना हो? 3 हो। वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि पहली भाज्य संख्या 4 होती है। कौन सी होती है? 4 क्यों? देखिए मैंने क्या लिखा है, उन संख्याओं को भाज्य संख्या बोलते हैं जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, यानी टोटल 3। अब देखिए 4 इसलिए पहला होता है क्योंकि 4 का एक तो 1 होगा, 4 खुद होगा और कौन होगा? 2। तो देखिए 1 2 3 हुआ ना। देखिए किसी का भी गुणनखंड 1 तो होता ही होता है और वो खुद भी होता है, यानी कि 1 तो उसको काटता ही काटता है, वो खुद भी स्वयं को काटता है। तो इन दोनों को तो हमेशा काउंट करते हैं। इनको छोड़ के कोई और काट रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक और एग्जांपल लेती हूं, 6 का आप देखेंगे तो 1, ठीक है, और 6 ये दोनों तो होंगे ही होंगे, 2 हुए, और किसके पहाड़े में आता है, 2 के और 3 के, 4 हुए, यानी 3 या 3 से ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 हो। 3 नहीं हुए, 2 हुए तो वो भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। इतना समझ में आया। अब चलते हैं अभाज्य संख्या पे, ठीक है। अब भाज्य संख्या वो होते हैं कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 हो। कितना हो, 2। 1 हो, 1 तो सबका होता है, एक हो एवं वो स्वयं हो, स्वयं मतलब वो खुद हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। पहली अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, 2। क्या कहलाती है, 2। आप कहेंगे 2 कैसे, मैंने क्या कहा कि अभाज्य संख्या उनको कहेंगे जिनका गुणनखंड कितना होता है, संख्या में 2 हो, 2 होना चाहिए, 1 नहीं, ठीक है। तो 2 को जब हम करेंगे तो 2 किसके किसके टेबल में आएगा, 1 के आएगा और खुद 2 के आएगा। मैंने कहा कि जो 1 हो या तो वो स्वयं हो, वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी 1 के और 2 के आएगा। अगर हम 3 का भी देखें तो 3 1 में भी आएगा और 3 के भी टेबल में आएगा। तो जिन संख्याओं को जब आप काटते हैं या टेबल पढ़ते हैं, उनका बस 2 ही लोग उसको काट सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। आपके मन में एक डाउट सा आ रहा होगा कि अभाज्य संख्या तो ठीक है, इतना तो मैम ने ठीक कराया, ये एक भाज्य में भी आ रहा है, अभाज्य में आ रहा है, तो भाज्य अभाज्य एक है क्या, तो आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं, एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य, यानी एक ऐसी संख्या है जिसे ना भाज्य कह सकते हैं और ना अभाज्य कह सकते हैं। क्यों अभाज्य क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अभाज्य में भी कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब इस लाइन पे हम गौर करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या। आपने भाज्य देखा, प्रत्येक भाज्य, मैंने पहला कहा था कि 4 जो है भाज्य है, संख्या तथा अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य मैंने क्या कहा था, 2, ठीक है, एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मान मैं 4 की जगह में 6 ले लेती हूँ, ठीक है, और इसके जगह में 5 ले लेती हूँ, इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एलसीएम निकालने सबको आता है, 2 3 जा 3 1 जा, यानी 2 3 6 3 एकम 3, यानी 6 का कितना गुणनफल हुआ, 2 गुणे 3। 5 का कितना हुआ, 5 ही हुआ, 5 = 5। एक सब में होता है, एक आप अपने आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त किया है कि नहीं किया है, इसी को क्या कहते हैं, गुणनफल। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इस लाइन का मतलब समझ में आया, यहां से लेके यहां तक, कि प्रत्येक भाज्य संख्या, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, अब ये कह रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी का गुणनखंड निकालेंगे तो जो संख्या गुणनखंड में निकल के आती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य, यानी अभाज्य के सिवा ये मुमकिन है ही नहीं, भाज्य में नहीं आएंगे, हमेशा वो किस में आती है, टूट के अभाज्य में। जैसे कि 2 क्या है, जब मैंने 6 का गुणनखंड किया तो 2 अभाज्य है, 3 भी क्या है, अभाज्य है, अगर 5 भी आता है तो वो भी क्या है, अभाज्य है। तो वही कह रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, यानी कि
ऐसा नहीं कि भाज्य संख्या आएंगे, जब भी हम गुणनखंड करेंगे हमेशा अभाज्य संख्या में ही वो टूटेगा। इतना आपको समझ में आया। दूसरी बात ये है कि इनका क्रम इधर उधर हो सकता है, यानी कि अगर मैं 6 को चाहूं तो पहले 3 से काट सकती हूँ, 3 से ऐसे भी ऐसे काट सकती हूँ, या 6 को चाहूं तो मैं 2 से पहले काट सकती हूँ। तो इनके जो क्रम में इधर बदलाव हो सकता है, लेकिन जो भाज्य संख्या है उनमें कभी बदलाव नहीं होगा। 2 3 आया है तो 2 3 ही आएगा, इसका जगह कोई नहीं सकता। 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 नहीं आएगा, 2 ही आएगा और 3 ही मिलके इसका गुणनखंड कर पाएंगे। इतना आपको समझ में आया। तो ये लाइन आपको मैं आशा करती हूँ कि कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए, ये जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इसी लाइन का सहारा लेके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ, इसी का सहारा लेकर निकालेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, इसको बोलते हैं लघुत्तम, हिंदी में समापवर्त्य। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जो मासा है, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप ज्यादातर इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, जब एलसीएम निकालते हैं तो उसको छोटे से छोटे गुणनखंड में तोड़ते हैं, जैसे 12 हुआ, इसका मैं एलसीएम निकालती हूँ तो क्या करेंगे? 2 से पहले का तोड़ेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी 2 छक्के 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये लिस्ट छोटे छोटे हुए कि नहीं, छोटे छोटे मल्टीपल हुए कि नहीं, यानी कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसका गुणनखंड करते हैं। यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब एचसीएफ निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं? मान लीजिए 4 हुआ और यहाँ पे आप 12 ले लीजिए। ठीक है, तो इसका जब अगर हमें करना हो एचसीएफ, अगर हम डिवाइड विधि से करें, भाग विधि से, तो देखिए ऐसे होगा, यानी कि इस संख्याओं को कौन काट रहा है? 4, यानी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या काटेगा वही क्या हो जाता है? हमारा एचसीएफ हो जाता है। ये तरीका तो सबने पढ़ा होगा एचसीएफ निकालने का और एलसीएम। नहीं तो एक ऐसे भी, अगर हम 4 का ऐसे निकाल लें गुणनखंड विधि से, 2 2 जा 2 1 जा, यानी 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर 12 का करें तो 2 तिया 6। 12 का देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है, एक कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 12 है इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आया। अगर 4 का देखें तो 2 इंटू 2, इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, यानी एचसीएफ उसको लेते हैं जो कॉमन मिल रहा है, यानी 2 इंटू 2, 2 यानी 2 और 2, 2 दूनी क्या होता है? 4। तो हमारा एचसीएफ हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकल के आया? 4। इतना आपको समझ में आया। इसमें भी आपको गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। बस इसमें जो भी रहेगा उसका पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसका एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पहला एग्जाम्पल देती हूँ कैसे निकलेगा। जैसे कि आप मान ले कि कोई भी संख्या ऐसा सोच लें जो आपके दिमाग में आ रहा हो। जैसे मैंने सोच लिया 10 और 20, मैंने ये सोचा। सबसे पहले इसका एलसीएम देखते हैं 10 20 का। ये 10 रहा, आपको दिख रहा है? ये 10 यहां पे लिख देती हूं मैं, ये 10, 2 5 जा 2 5 1। ठीक है, ये है 20, 2 10 2 2 यहाँ पे 10, 2 5 10,
5 एकम 5, ये तो आता है। अब देखिए यहाँ पे 20 इक्वल टू कितना है, 2 गुणे 5 और 10 इक्वल टू कितना आया, 2 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 है तो 2 पे 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ही है तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अगर इसका इसका ध्यान दीजिएगा, किसका, इसका, जब हमने इसको मैं मिटा देती हूं, अगर ये संख्या जो है, जो 20 का निकल के आया है 2 5 और जो 10 का निकल के आया है 2 गुणे 5, अगर इसका एलसीएम लेना हो तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो पावर होती है, कौन सी पावर देखेंगे, बड़ी पावर। कौन सी पावर लेंगे, बड़ी पावर। ठीक है, और देखिए कैसे, अगर इसका एलसीएम निकालना हो दोनों का तो हम लेंगे सबसे 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी दोनों है, ध्यान से देखिएगा, दोनों जगह 2 है, लेकिन ज्यादा कौन है, 2 पे 2 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पे 2 ले लेंगे। यहाँ पे भी 5 पे 1 मान सकते हैं, 5 पे 1 दोनों सेम है तो कोई एक ले लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 और 5, 4 5 20, यानी कि इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 20। इतना समझ में आया। लेकिन जब बड़ी संख्या, बड़ी पावर लेंगे, कौन सी लेंगे, बड़ी पावर। लेकिन जब इसका एचसीएफ अगर हम निकालते हैं, एचसीएफ क्या निकालते हैं, एचसीएफ, तब कौन सा पावर लेंगे, छोटी पावर। क्या लेंगे, छोटी पावर। जैसे कि इन दोनों को ध्यान से देखिए, देख रहे हैं, इन दोनों में छोटा कौन है, 2 पे 2 तो बड़ा हो जाएगा, 2 है तो हम 2 को लेंगे। इसमें कौन है, तो इसमें दोनों सेम है तो 1 को लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, यानी इसका एचसीएफ 20 और 10 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, 20, और जब एचसीएफ का बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10। ये आपको समझ में आया, पावर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। मैं एक और बता दे रही हूँ, पावर का एलसीएफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे मैं 30 ले लेती हूँ और एक मैं ले लेती हूँ 40। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। मैंने क्या कहा था, जब एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी पावर लेंगे, ठीक है, और जब एचसीएफ निकालेंगे तो छोटी पावर लेंगे। आप देखिए, अगर मैं 30 का करती हूँ, किसका करती हूँ, 30 का, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 से नहीं कटेगा, 3 पे आइए, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए अगर 40 का निकालें तो 2 दूनी 4, 2 दहा पे 10, 2 5 10, 5 एकम 5। अगर इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 से 2 गुणे 3 गुणे 5, इस पे कुछ नहीं तो 1 1 मान सकते हैं पावर। अगर यहाँ 40 लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कितने 2 हैं, 1 2 3, तो 2 पे 3 इंटू 5 पे 1 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अगर मुझे 30 और 40 का क्या निकालना हो, एलसीएम, तो मैंने क्या कहा था, क्या लेंगे, बड़ा वाला पावर कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों में, इसको भूल जाइए, इसको मैंने एक जगह कर दिया, इन दोनों में 2 में ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आप कहेंगे कि ये बड़ा है, तो हम 2 पे 3 ले लेंगे। अब देखिए 5 बड़ा है कि ये बड़ा है, दोनों सेम है तो हम एक 5 ले लेंगे। अब 3 की बात आती है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन एलसीएम में 3 हम ले सकते हैं, चाहे इसमें रहे चाहे ना रहे। ठीक है, अब एचसीएफ में आगे चल के बताऊंगी 3 लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, अगर 2 का हम 3 बार करें कितना आएगा, 8 आएगा, 5 3। ठीक है,
8 पचे कितना होता है 40, 3 4 ते कितना होता है 12, यानी इनका एलसीएम कितना निकल के आया 120। इतना आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइज करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसी का 30 और 40 का हम क्या निकालते हैं एचसीएफ, इसमें हम कौन क्या लेते हैं छोटी पावर लेते हैं। क्या लेते हैं छोटी पावर। तो 2 पे 3 है और 2 पे 1 है, कौन छोटा है 2 पे 1, तो हम किसको लेंगे 2 पे 1। 5 इसमें भी है, 5 में दोनों सेम है तो 1 ले लेंगे, लेकिन 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है तो हम 3 को नहीं लेंगे। 3 को क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब हम इसका फुल फॉर्म लिखते हैं तो क्या कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह उसी को ले सकते हैं जो कॉमन हो। किसको ले सकते हैं कॉमन हो, यानी दोनों में मिलता हो। एचसीएफ उसी का निकालते हैं जिस जो दोनों मिलता हो, लेकिन एलसीएम ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसमें नहीं है इसमें है तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 पे 2 2 ही हुआ, 1 यानी 10, यानी इसका क्या एचसीएफ हुआ 10। यहां तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। आज से आपका क्लास स्टार्ट हो गया है, मैं आशा करती हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए यदि मान लीजिए कोई संख्या है a और b, ठीक है, मान लीजिए दो कोई संख्या है a और b, ठीक है। दो संख्या दी गई हो तो एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अगर दो संख्या दी गई हो कोई भी, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला आपके बुक में दिया होगा। फॉर्मूला में होता है a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ a और b का इंटू एलसीएम a एंड b का। इतना समझ में आया? ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि पहली संख्या a इक्वल टू क्या हुआ पहली संख्या इंटू b इक्वल टू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ जो भी संख्या दिया हो उसका इंटू एलसीएम जो भी संख्या दिया है a और b उसका। ये हमारा क्या है? ये हमारा फॉर्मूला है। घबराइए नहीं, मैं बताऊंगी इस फॉर्मूले पे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। जब दो संख्या दी हो तब की बात हो रही है, ठीक है। कल से हम एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे। आपको दिख रहा है? मान जाइए कि कोई संख्या है, जैसे मैंने 5 ले लिया और 6, तो मैंने क्या कहा था जब कोई दो संख्या दी गई हो तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। तो a इक्वल टू 5 मान लीजिए, जो पहला है तो पहला मानते हैं। b इक्वल टू 6 मान लीजिए, इतना आपने मान लिया। अब देखिए इसका पूछ रहा हो एचसीएफ और एलसीएम, तो हम देखिए 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, इसके जगह a की जगह 5 लिख सकते हैं, b की जगह 6 लिख सकते हैं। देखिए हो गया, पहली संख्या लिख दिया, दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ तो नहीं, एलसीएम तो इसका निकाल सकते हैं आसानी से। 5 और 6 का ऐसे निकाल लीजिए, 2 3 6 3 5 1 5 1 5 कितना हुआ 2 3 6 6 5 30 हुआ, यानी एचसीएफ सेम का सेम रहा, अभी इसका नहीं पता, इंटू एलसीएम कितना है 30। यानी कि देखिए ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 6 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम जगह 30 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 छके कितना होता है 30, एचसीएफ इंटू 30। अब देखिए ये पक्षांतर करने आता है आपको, 30 है, ये किस रूप में है गुणनखंड के रूप में है, तो नीचे जब गुणा के रूप में होता है तो नीचे जाके क्या हो जाता है डिवाइड,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30/30। HCF है तो HCF ही रहेगा। ठीक है, 0 से 0 कटा, 3 से 3 कटा, तो कितना आया 1। तो फाइनली HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो इस फॉर्मूले पे इस तरह से रखकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो और यदि आपको ये लगता है कि आपको पक्षांतर करने नहीं आता है, जैसे कैसे मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाता है, प्लस जाके माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के भी डाल सकती हूँ। ठीक है, या जिनको एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालने आता है वो भी मेरे चैनल पे कमेंट करेंगे, मैं उनको वो भी सिखा सकती हूँ। छोटी छोटी चीजें मैं शॉर्ट वीडियो में सिखाऊंगी, लेकिन पढ़ते वक्त आपको बस एक चीज का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि आपको पढ़ते वक्त कोई बुक नहीं देखनी है, बस ध्यान से नोट डाउन भी नहीं करना है, बस वीडियो देखना है। देखने के बाद जैसे वीडियो खत्म होगा उस चीज को समझने की कोशिश करना है, फिर जाके नोट डाउन करना है। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद उन चीज को खुद से करने की कोशिश करिएगा। जहां पे समझ में नहीं आएगा फिर जाइएगा वीडियो के ऊपर, फिर से रिवाइज करिएगा और देखिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। ठीक है, नमस्ते, गुड नाइट, बाय बाय।